नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप सभी को रंगों के महापर्व और भारत के पारंपरिक त्यौहार होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। साथियों, आपकी होली कैसी रही? आप हमसे अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आप सबकी होली बहुत ही अच्छी रही होगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक प्रेरणात्मक विचार। यदि दूसरों को अपनी गलती का एहसास न भी हो तब भी उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि गुस्से को पकड़ कर रखना हमें ही दुख देता है, ना कि उनको। आज से हम दूसरों को माफ़ करके खुद को चोट पहुंचाना बंद करें। तो शुरुआत करते हैं 26 मार्च के इस करंट अफेयर सेशन को। हेडलाइंस क्या है देखते हैं। जहां पर चंद्रयान उतरा उस जगह को शिव शक्ति मंजूर किया गया है। भारत में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने बीमा सुगम की स्थापना की मंजूरी दे दी है। साल का पहला चंद्र ग्रहण जब 25 मार्च यानी कि होली के दिन को लगा। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 27 साल बाद दलित छात्र धनंजय अध्यक्ष बनाए गए हैं। वायुसेना के प्रमुख भदौरिया भाजपा में शामिल किए गए। निम्मू पादुम दारचा रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तमाम परीक्षार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट अब ऑफिशियली शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने मंजूरी दे दी है। PM मोदी ने इसका नामकरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। इस घोषणा के लगभग 7 महीने बाद यानी 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। तो यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े 3 नामकरण जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट है। चंद्रयान 2 का क्रैश पॉइंट यानी जहाँ पे चंद्रयान 2 जो 2019 में छोड़ा गया था, वो जहाँ क्रैश हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। और 23 अगस्त 2023 यानी कि चंद्रयान 3 जब हमारा सक्सेसफुल हुआ था उसके लैंडिंग पॉइंट को उसके लैंडिंग डे को अब नेशनल स्पेस डे के नाम से जाना जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी PM मोदी जी ने की थी। तो इम्पॉर्टेंट है, चंद्रयान से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पहला चंद्रयान 1 जो मिशन भेजा गया था वर्ष 2008 में भेजा गया था, वो चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ था। दूसरा जो चंद्रयान मिशन है वर्ष 2019 में भेजा गया था, वो चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं हो पाया। ये मिशन असफल रहा। जबकि तीसरा चंद्रयान 2023 में वर्ष 2023 में चांद के साउथ पोल पर इसकी सफल लैंडिंग कराई गई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में जान लेते हैं। स्थापना इसकी 1919 में हुई और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मिशन या उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और डेवलपमेंट सहित इसके सभी पहलुओं को खगोल विज्ञान में बढ़ावा देना और सुरक्षित रखना है। आगे खबर है, भारत में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन यानी कि TB की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा चुका है। बीते 24 मार्च को भारत बायोटेक ने ह्यूमन सोर्स से बने TB के पहले टीके यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन का ऐलान किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बायोफ्रैबी के साथ मिलकर भारत में MTBVAC के इवैल्यूएशन के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन को नवजात शिशुओं के लिए BCG की तुलना में ज़्यादा असरदार बनाने के लिए किया गया है। तो अब BCG टीके की तुलना में MTB का ट्रायल शुरू हो चुका है। बायोफ्रैबी के CEO एस्टेबन रोड्रिग्स ने कहा है कि यह ट्रायल करने के लिए एक बड़ा कदम है। ऐसे देश में जहां युवकों और नई नस्ल के लोगों में दुनिया के 28%
टीबी के केस सामने आते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं आप बायोफ्रेवी के सीईओ एस्टेबन रोड्रिग्स। तो इसको याद रखेंगे कि भारत बायोटेक कंपनी के साथ किस कंपनी ने मिलकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, तो बायोफ्रेवी। आगे है, इसके साथ युवाओं में टीबी रोग की रोकथाम के लिए भी एमटीबी वैक्सीन को बनाया गया है। इसके लिए साउथ अफ्रीका से 7,000 नवजात शिशुओं, मेडागास्कर से 60 और सेनेगल से 60 नवजात शिशुओं को टीका लगाया जाएगा। मौजूदा वक्त में टीबी के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ एक ही टीका बीसीजी है। यह 100 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है और फेफड़े से संबंधित टीबी की बीमारी पर कम असरदार है। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन बनेगा वो फेफड़े से संबंधित टीबी की बीमारी के लिए बीसीजी की तुलना में ज़्यादा कारगर होगा। साथ ही साथ जो बायोफ्रेवी कंपनी है वो जेंडाल ग्रुप का हिस्सा है, तो याद रखेंगे आगे। इरडा यानी कि इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस ने बीमा सुगम को मंजूरी दे दी है। 22 मार्च को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके ज़रिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, जिससे इंश्योरेंस करने वाले को या ऐसे सिटीजन जिनको इंश्योरेंस से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वो एक ही क्लिक के माध्यम से मिल जाएगी। तो जितनी भी बीमा कंपनियां हैं और उनसे संबंधित जो भी मार्केट प्लेस बनाए गए हैं वो सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उसका नाम रखा गया है बीमा सुगम। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स होंगे या इंश्योरेंस होल्डर्स होंगे उनको बिना एजेंट के माध्यम से ही वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जा रहा है और इससे इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ावा भी मिलेगा। बीमा सुगम में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस इत्यादि सभी कैटेगरी के इंश्योरेंस होते हैं। वहाँ लोग पॉलिसी प्रीमियम की तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी बेहतर है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एक पूरी रेंज को देखकर उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकेंगे। इससे बीमा इंश्योरेंस को खरीदने से लेकर रिन्यूअल, क्लेम्स सेटलमेंट, पोर्टेबिलिटी और कंप्लेन से संबंधित जो भी निवारण की गतिविधियां होंगी उसको और इजी बनाया गया है। बीमा सुगम का उद्देश्य सभी पॉलिसी होल्डर्स को एंड टू एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना है। आगे इम्पॉर्टेंट है, साल का पहला चंद्रग्रहण 25 मार्च यानी होली के दिन को हुआ। भारत में यह चंद्रग्रहण नहीं दिखाई दिया, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लोग इसे देख सकेंगे। साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड इन सब देशों में भी देखा गया। होली के दिन पड़ने वाला चंद्रग्रहण उपज छाया चंद्रग्रहण है। यह धरती की छाया के बाहरी हिस्से से गुजर गया, जिस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में आ गए। चंद्रग्रहण 3 तरह के होते हैं, जिसमें पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण और उपज छाया चंद्रग्रहण शामिल है। 27 साल बाद जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दलित छात्र अध्यक्ष बने हैं। बिहार के रहने वाले पीएचडी छात्र धनंजय कुमार को जेएनयू एसयू का अध्यक्ष चुना गया है। धनंजय कुमार 1996 के बाद पहली बार दलित अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्या परिषद यानी ABVP के उमेश चंद्र अजमीरा को 922 वोटों से हराया है। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव कोरोना के चलते 2019 के बाद 2024 में हुए हैं। आगे खबर है, वायुसेना के पूर्व प्रमुख भदौरिया जी भाजपा में शामिल किए गए हैं। RKS भदौरिया अब अपने नौसेना से रिटायर होकर अब राजनीति में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनको तिरुपति के पूर्व सांसद VP राव को सदस्यता दिलाई है। देश के 26वें एयर चीफ मार्शल भदौरिया उन चुनिंदा पायलटों में से एक है जिन्होंने राफेल विमान भी उड़ाया है। तो चित्र में आप देख रहे हैं RKS भदौरिया, इन्होंने अपने
जीवन के 40 वर्ष भारतीय वायुसेना को दिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में भी योगदान दिया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। आगे खबर है निम्मू पादुम दारचा बॉर्डर रोड का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लद्दाख और कश्मीर के लोग जिस सड़क का 24 साल से इंतजार कर रहे थे वे अब बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। रणनीतिक रूप से यानी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद अहम है। 248 किलोमीटर निम्मू पादुम दारचा रोड पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO अंतिम 600 मीटर का काम कर रही है और यह रोड हिमालय के दारचा को लेह के निम्मू से जोड़ेगी। मैप में आप देख सकते हैं। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद सेना को लद्दाख तक आसान रोड की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि मनाली लेह मार्ग लंबा होने के साथ ही 5 ऊंचाई वाले पहाड़ी दर्रों से गुजरता है और महीनों यानी 6-7 महीने ये रूट बंद रहता है। इसलिए दूसरा रूट एज ऑप्शनल बनाना ज़रूरी हो गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि मनाली से दारचा और दारचा से पादुम और पादुम से लेह जो निम्मू को जोड़ेगा। तो इससे कारगिल में आवाजाही आसान हो जाएगी। साथ ही साथ जो नौसेना और सैनिक कार्रवाई होती है, सैनिकों को जो भी सप्लाई दी जाएगी उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो रक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इस रोड को इस तरीके से तैयार किया गया है कि दुश्मन देश या पड़ोसी देश के मुल्क लोग इसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।